अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पर्सन को बर्न्स हो गए हैं, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर है, तो हम उसके लिए कौन कौन से ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट को बर्न हो गया मींस वो जल गया है या उसको कोई भी सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर है, तो हम उसके लिए स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिंटिंग हम यूज़ कर सकते हैं अब लिम्ब वगैरह की एक्सटेंशन करने के लिए। ठीक है, या जो भी पेशेंट को मसला है उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशंस हैं। एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशंस मींस के जो डिफॉर्मिटी हुई है उसके अगेंस्ट कुछ पोजीशंस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लैक्शन अगर डिफॉर्मिटी है तो एक्सटेंशन जो पोजीशन होगी वो एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशन होगी। ठीक है, जिसमें पेशेंट को स्प्लिंट किया जाता है। मींस एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशंस के अंदर पेशेंट की स्प्लिंटिंग की जाती है। जिस पोजीशन के अंदर जो है वो बर्न है या सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्प्लिंटिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले थेरेपिस्ट ने क्या करना होता है कि उसने जहाँ पे बर्न हुआ है उस जगह को एग्जामिन करना है। ठीक है, और देखना है कि जो पेशेंट है उसकी कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं, कौन सी मूवमेंट्स करना पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। हम ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं बर्न्स वगैरह के अंदर ताकि एक तो कॉन्ट्रैक्चर ना बने, कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्चर बन गया है तो उस कॉन्ट्रैक्चर को ठीक करने के लिए। ठीक है, और जॉइंट की और टेंडन की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं स्प्लिंटिंग। और दूसरा कि अगर हमने एक्सरसाइज के थ्रू फॉर एग्जांपल पेशेंट की जो है ना वो रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हुई थी, हमने एक्सरसाइज के थ्रू उसकी रेंज ऑफ मोशन अचीव की है। ठीक है, या अगर एक्सरसाइज के थ्रू नहीं हो सकती तो हम सर्जिकली भी जो है वो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन अचीव करते हैं कि सर्जरी करके उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के थ्रू हमने रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ किया या सर्जरी के थ्रू इंक्रीज़ किया तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हम स्प्लिंटिंग कर सकते हैं बर्न्स और सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इन स्प्लिंट्स की मेंटेनेंस का ख्याल किस तरह रखना है। सबसे पहले तो जो स्प्लिंट का डिज़ाइन है ना वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, जितना सिंपल हम रख सकते हैं स्प्लिंट का डिज़ाइन उतना सिंपल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्प्लिंट का डिज़ाइन सिंपल होगा तो स्प्लिंट को पहनना, ठीक है, उसको उतारना और उसको साफ़ करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्लिंट का डिज़ाइन कम्प्लेक्स होगा उतना ही उसको पहनना, उतारना और साफ़ करना मुश्किल होगा। ठीक है, यूजुअली जो है वो स्प्लिंट को रात के वक्त पहना जाता है। ठीक है, जब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में हो। ठीक है, या हम इसको कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूसली भी पहना सकते हैं अगर पेशेंट की स्किन ग्राफ्टिंग हुई है। स्किन ग्राफ्टिंग बेसिकली बर्न्स के पेशेंट्स के अंदर की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हिस्सा जला है ना उसके ऊपर हम स्किन का बॉडी के किसी भी और पार्ट से स्किन का पीस रिमूव करके उस जले हुए हिस्से के ऊपर लगा देते हैं। इसे हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट की स्किन ग्राफ्टिंग हुई है तो हम कंटिन्यूसली भी यूज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, वरना रात के वक्त ही यूज़ किया जाता है जब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में होता है। उसके बाद वो कह रहा है स्प्लिंट्स शुड कन्फर्म टू बॉडी पार्ट्स। मीन्स कि जो स्प्लिंट है वो आपकी बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स ये नहीं बड़ा छोटा हो, उसके बिल्कुल फिट हो। ठीक है, and care must be taken to ensure that there are no pressure points that may cause a breakdown in healing or normal skin। और इस बात का ख्याल रखना है कि बर्न वगैरह वाली जगह पे कोई प्रेशर पॉइंट ना बने हो, क्योंकि अगर प्रेशर पॉइंट बनेंगे तो वहाँ पे वो नॉर्मल स्किन की ब्रेक डाउन करेंगे और हीलिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है, तो इस बात का भी हमने ख्याल रखना है कि वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स वगैरह ना बने हो। ठीक है, स्प्लिंट्स शुड बी चेक्ड रूटीनली फॉर प्रॉपर फिट एंड रिवाइज इफ नेसेसरी। वो कह रहा है कि स्प्लिंट्स को हमें डेली बेसिस पे चेक करना है कि वो फिट हैं या नहीं, बड़े छोटे या ख़राब तो नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो फिर हमने फ़ौरन से उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, स्प्लिंट्स आर इंटेंडेड टू सर्व एज एडजंक्ट्स टू थेरेपी प्रोग्राम अंटिल फुल रेंज ऑफ मोशन कैन बी अचीव्ड। वो कह रहा है जो स्प्लिंट है ना वो असेंशियल पार्ट नहीं है थेरेपी प्रोग्राम का। ठीक है, एक सेकेंडरी पार्ट है जिसको हम रेंज ऑफ मोशन अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं थेरेपी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बर्न वगैरह हो गया या सॉफ्ट टिश्यू कोई भी डिसऑर्डर है तो हम हैंड्स के लिए ऑर्थोसिस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज़ ऑफ स्प्लिंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। ये हमने पहले भी पढ़ा कि हम स्प्लिंट क्यों यूज़ करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिंट को यूज़ करते हैं। ठीक है,
और अगर कॉन्ट्रैक्चर बन गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू स्प्लिंटिंग द बर्न हैंड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम दीज कंसेप्ट टू एम्फेसिस ऑन करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ हैंड। वो कह रहा है कि अगर हैंड का बर्न हुआ है, हैंड जला है, तो उसकी करेक्ट पोजीशनिंग हैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हैंड की भी और रिस्ट की भी करेक्ट पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ना सिर्फ हमने स्टैटिक बल्कि डायनामिक स्प्लिंट्स का भी यूज़ करना है अगर हैंड का बर्न हुआ है उस केस में, ठीक है, ताकि पेशेंट की अर्ली रिहैबिलिटेशन हो सके इन इंजरीज से, ठीक है। अब स्टैटिक और डायनामिक स्प्लिंट क्या होते हैं? स्टैटिक स्प्लिंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लिम्ब है उसको रेस्ट में रखते हैं, ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं कराते। फॉर एग्जांपल हैंड में हम स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं स्प्लिंट, तो वो हमारे हैंड की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराएंगे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे हैंड को सपोर्ट करना होगा, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करना होगा और उसकी करेक्शन करना होगा, ठीक है। अच्छा, और जो डायनामिक स्प्लिंट है ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मीन्स के क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं जब कोई भी बर्न होता है। फॉर एग्जांपल हैंड में बर्न हुआ है तो कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं? पहली जो डिफॉर्मिटी आ सकती है वो ये है कि मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। इंट्राफिलिंजियल जॉइंट्स की फ्लैक्जन डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसवर्स मेटाकार्पल आर्च लॉस हो सकती है। थंब का एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है। एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर में ये होता है कि जो हमारा थंब है ना वो एबडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और रोटेट नहीं हो सकता, और बाजू का जो हमारे फिंगर्स की फ्लैक्जन है वो भी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे रिस्ट का वोलर फ्लैक्जन कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है और जो हमारी डोर्सल स्किन है वो श्रिंक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट जो है वो भी हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में जा सकता है जॉइंट के एडीमा होने की वजह से, ठीक है। ये सारी पैथोफिजियोलॉजीज या डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं हैंड में बर्न होने की वजह से, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो डिफॉर्मिटी होती है जब डोर्सल बर्न इंजरी हो, ठीक है, हैंड की जब डोर्सल बर्न इंजरी हो तो मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी जो होती है डैट इज़ क्लो हैंड डिफॉर्मिटी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। क्लो हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है? बेसिकली क्लो हैंड डिफॉर्मिटी अल्नर नर्व पाल्सी की वजह से भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बर्न्स में पढ़ें कि ये क्यों होती है, डोर्सल बर्न इंजरी की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती हैं, रिस्ट की तरफ को बेंड हो जाती हैं, ठीक है, और फिंगर्स को स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और क्लो जैसे पंजा नहीं होता उस तरह की पोजीशन बन जाती है, इसे हम क्लो हैंड डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अब हम बात करें ऑर्थोटिक मैनेजमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि जो स्प्लिंटिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बर्न की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, बट इट शुड बी यूज व्हेन पेशेंट कैन नॉट अब लेकिन हमने स्प्लिंटिंग तब यूज़ करनी है जब पेशेंट एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, या उसकी कोई स्पेशल डिफॉर्मिटी जो हमने डिफॉर्मिटीज़ पढ़ी हैं उनमें से कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, तब हमने स्प्लिंटिंग यूज़ करनी है, ठीक है। और क्योंकि ये जो स्प्लिंटिंग है ना ये पेशेंट की जो हैंड है उसकी मोशन भी अलाउ कर रही होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑर्थोटिक मैनेजमेंट बर्न्स और सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर।